प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें जो है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग जो है आज बहुत ही डिटेल में जो है तैयारी करने वाले हैं। मॉडल पेपर यानी कि प्यारे बच्चों आज के क्लास में किसी एक टॉपिक या फिर किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होगा। आज के क्लास में जो है आपके एग्जाम में जिस तरह से सभी चैप्टर से मिक्स जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह से हमने आज के क्लास में जो है सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। और इस टाइप के जो है क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से आज के क्लास के सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में इस यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आराम से क्या हो जाए, बन जाए। शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में देखेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से सीख पाइएगा। आपके सामने जो है आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपस्थित है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ जो है क्षार धातुओं का जो गलनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षार धातु का जो गलनांक है वो बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट के लिए सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि परमाणु भार जैसे ही आप बढ़ाते हैं तो क्षार धातुओं का जो गलनांक है प्यारे बच्चों घटता है। क्या होता है, घटता है। डेट मीन्स एक का यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 55 ठीक है वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में जो है स्थित है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो कोई भी जो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो तत्व होते हैं ठीक है वो किस ब्लॉक में स्थित है, वो निर्भर करता है कि उसका जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, एस पी डी एफ किस में है। तो इसके अनुसार ही प्यारे बच्चों हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो किस ब्लॉक में है। और लास्ट जो सेल है उसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है ये निर्भर करता है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो अगर जिस तत्व का जो यहाँ पर परमाणु संख्या 55 होगा प्यारे बच्चों, उसका अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 55 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसका होगा 1s2 ठीक है। इसके बाद 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2 एंड 3p6, 3p6 और 4s2। क्या रखेंगे, 4s2 और 3d10, 3d10 और यहाँ पर याद रखेंगे कि 4p6, 4p6 5 यहाँ पर याद रखेंगे s2, 5s2 4d10, 4d10 हल्का बड़ा होगा क्योंकि 55 वाला है, आप समझ सकते हैं। 4d10 के बाद याद रखेंगे प्यारे बच्चों की यहाँ पर होगा 5p6 एंड सबसे लास्ट में होगा 6s1। यानी कि आप देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एस सेल में, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 55 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है यहाँ पर एस ब्लॉक का होगा। किस ब्लॉक का होगा प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में आपको दिखाई दे रहा है, एस में। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अगर निकाल लेते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में स्थित होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हमने सिखाया है, तो आप लोग पीछे के क्लासों में जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन है हेलाइड अयस्क का उदाहरण है। हेलाइड अयस्क जो है वो आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा 3 के लिए वो डी होगा, क्रायोलाइट का, ठीक है, क्रायोलाइट का। अगर बात करें प्यारे बच्चों क्रायोलाइट के सूत्र के बारे में, तो इसका होता है सूत्र याद रखेंगे Na3 ठीक है, AlF8, AlF8
F8 नहीं होता प्यारे बच्चों, F6 होता है। ये आप क्रायोलाइट का जो है ये याद रखेंगे, मतलब केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो हैलाइड अयस्क अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्रायोलाइट हो गया, क्रायोलाइट हैलाइड अयस्क हैं। इसके बाद याद रखेंगे जो आपके बॉक्साइड है, बॉक्साइड जो होते हैं, यहाँ पर जो आपको बॉक्साइड दिखाई दे रहा है, बॉक्साइड के बारे में प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि ये ऑक्साइड अयस्क है। क्या है, ऑक्साइड के अयस्क है, क्योंकि आप अगर इसके रासायनिक सूत्र के बारे में बात करेंगे, केमिकल फार्मूला के बारे में, तो होता है Al2O3, ठीक है, इंटू 2H2O, 2H2O होता है। तो ये बॉक्साइड का आप जो है याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे गैलेना का, गैलेना का कई बार रासायनिक सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसका याद रखेंगे PbS। क्या याद रखेंगे, PbS होता है इसका रासायनिक सूत्र। और साथ ही साथ सीने बार याद रखेंगे HgS इसका होता है सूत्र। क्या होता है, HgS। ये दोनों प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सल्फाइड के अयस्क है। किसके अयस्क है, सल्फाइड के। तो ये आप चारों के बारे में ज्ञान ले लिए, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या बताना है, डी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग डिटेल में सब चीज को देखते चलेंगे तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, याद होते चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन के लिए कि भाई दूध है, दूध क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दूध एक कोलाइडी बिलियन होता है। यार बच्चों दूध क्या होता है, एक कोलाइडी बिलियन होता है। और यहां पर इस स्थिति में अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ना, दूध जो है ना वो जल में एक संक्षिप्त वसा आप इसे कह सकते हैं। क्या कहेंगे, जल में एक परिक्षिप्त वसा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है। कौन सा यौगिक है जो लिक्विड फेज में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, नहीं बनाएगा। तो यहां पर 5 के लिए जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 के लिए आपका डी, है ना, C6R H6 बॉन्ड नहीं बनाने की बात कर रही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंधन जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ ही बनता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में आप याद रखेंगे जो आपके नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ये 3 के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बाकी के साथ नहीं बनेंगे। तो इसमें न तो NFO कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें नहीं बनेगा। ये आप याद रखेंगे, इसमें आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं या नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो है ना आपको फ्लोरीन दिखाई दे रहे हैं। इस तीनों में बनेगा, लेकिन डी ऑप्शन C6H6 में नहीं बनेगा। ये आप बात जो है ना याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि संकरण में होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है। तो संकरण में आप याद रखेंगे कि परमाणु जो है ना कक्षाओं का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, तो 6 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु कक्षाओं का उपयोग होता है। परमाणु कक्षाएं एक तरह से एक ओवरलैप करती है, मिलती हैं, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी सेशन को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास, ताकि उन्हें भी इस बेहतरीन क्लास का फायदा मिल सके। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 2 परमाणुओं के बीच असंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है प्यारे बच्चों, सहसंयोजन बंध जो होते हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि सहसंयोजक बंध का जो निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। किसकी साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन 7 के लिए आपका बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा आपका सही हो जाएगा। तो जब कभी भी सहसंयोजक बॉन्ड की बात हो, कोवलेंट बॉन्ड की बात हो, तो वो हमेशा प्यारे बच्चों किसके द्वारा बनेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेगा। तो बी ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि धातु M के फॉस्फेट का सूत्र यहाँ पर आपको दिया गया है MPO4, ठीक है। इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा यह आपको बताना है। तो फॉस्फेट का तो सूत्र आपको दे दिया गया, नाइट्रेट का सूत्र आपको बताना है। तो नाइट्रेट का सूत्र यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा MnO3 का होल 3, ठीक है। सी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि परमाणु के एक नाभिक कण
परमाणु के एक नाभिक कण, जो आप जानते हैं कि नाभिक जो होते हैं, जो आपके सेंटर होते हैं, उसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक कण दो होते हैं, एक तो होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन। तो उसमें से आपको प्रोटॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि खोज किसने की थी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझने की यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे 9 के लिए। अगर बात की जाए, देखिए, तो प्रोटॉन की खोज आपको पता होना चाहिए कि 1911 ईस्वी में। कब प्यारे बच्चों? 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड, ठीक है, और एक व्यक्ति थे गोल्डस्टीन, इस दोनों ने मिलकर खोज किया था। लेकिन जनरली नाम किसका आता है? रदरफोर्ड का आता है। लेकिन काम दो व्यक्ति ने मिलकर किया था, ये आप याद रखेंगे। बहुत कम जगह पर ये चीज़ें आपको सुनाई दे सकता है। तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ये मिलकर के 1911 में जो है जो नाभिक कण है प्रोटॉन, उसका खोज किया था। लेकिन याद रखिएगा कि 1920 में, कब प्यारे बच्चों? 1920 में रदरफोर्ड ने ही इसको जो है परमाणु के एक कण का जो है नाम प्रोटॉन रखा था। प्रोटॉन नाम रखा गया था कब? अगर पूछेगा कि प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन कब रखा गया, तो प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा गया 1920 ईस्वी में। कब रखा गया? 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने ऐसा किया था। और खोज कब हो गई थी प्रोटॉन की? तो प्रोटॉन की खोज हो गई थी भाई साहब 1911 ईस्वी में ही। किसने किया था? रदरफोर्ड। यहाँ पर मेन सही आंसर जो है ना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग जो है अगले क्वेश्चन के लिए कि डॉट डॉट को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। तो भाई साहब याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन जनरली सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाते हैं। लेकिन कौन ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? तो न्यूट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, याद रखेंगे। हाइड्रोजन प्यारे बच्चों एक ऐसा तत्व है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और यही कारण है कि हाइड्रोजन में परमाणु संख्या और परमाणु भार लगभग समान होता है। क्या होता है? लगभग समान होता है। परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों हाइड्रोजन में क्या होते हैं? लगभग, हम 100% नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? लगभग क्या होते हैं प्यारे बच्चों? समान होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 के लिए वो हाइड्रोजन होगा। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, जिसमें न्यूट्रॉन प्यारे बच्चों नहीं पाए जाते हैं। नहीं तो जनरली जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, जनरली सभी तत्वों के, सभी एलिमेंट के जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते ही होते हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो विरंजक गुण है वो किसके मुक्त होने के कारण होता है? ये बात यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों क्या करना है? बताना है। देखिए, सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण जो है ना वो जल के साथ जो है ना अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है। जब विरंजक चूर्ण का जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा, अगर हम इसको केमिकल जो है ना रिएक्शन के जो रूप में अगर देखें, तो आप सीधा देखिए विरंजक चूर्ण के बारे में आपको Ca, ठीक है, OCl2, CaOCl2, जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे प्यारे बच्चों जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा प्यारे बच्चों CaOH का होल 2, ठीक है, और प्लस में क्लोरीन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब पुनः जो है जल से अभिक्रिया करके ये नवजात इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन जो है ना मुक्त करते हैं, जब हम फिर से जब क्लोरीन का हम जो क्लोरीन गैस आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरीन का जब प्यारे बच्चों रिएक्शन करवाएंगे जल से, फिर से अलग से जल से इसका अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है वो 2HCl और प्लस में ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन गैस मिलता है। और यही नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपने देखा कि विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन दिया, ठीक है, क्लोरीन गैस, जो पुनः अगर जल से इसका अभिक्रिया करवाया जाता है तो नवजात ऑक्सीजन मिलता है। इसी क्लोरीन का फिर से हमने जब जल के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें नया ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मिला, और यह नवजात ऑक्सीजन ही याद रखेंगे कि विरंजक का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? विरंजक का। तो 11 के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है।
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस में मुख्यतः होते हैं। मार्स गैस जो है प्यारे बच्चों वो जहरीला होता है और इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, यह बात यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सीखने और समझने की प्यारे बच्चों आप कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है, मार्स गैस के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए मार्स गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। कौन होती है प्यारे बच्चों, मीथेन। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो भी हल्का मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें उपलब्ध होता है। तो 12 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, मीथेन, CH4 मीथेन आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक तरह से ये भी जहरीला गैस ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 13 के लिए पूछा जा रहा है कि अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। जब आप अल्कोहल का अम्ल यानी कि एसिड के साथ इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है कि अल्कोहल कार्बोक्सिल अम्ल से जो है ना किसी अन्य अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके एस्टर देते हैं। क्या देते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं और इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जब एस्टर बनता है तो उसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। और एस्टरीकरण में आप याद रखेंगे कि अल्कोहल तथा कार्बोक्सिल अम्ल क्षार की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति प्यारे बच्चों, क्षार की भांति व्यवहार करता है। और इस रिएक्शन को अगर टोटली बोला जाए कि क्या कहेंगे तो इसे कहेंगे एस्टरीकरण। क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीफिकेशन भी आप बोलेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिरका है प्यारे बच्चों, सिरके में उपस्थित अम्ल है। सिरका में जो अम्ल होते हैं वो कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई सिरका है क्या। तो जब जल में 8 से 10% अगर आप एसिटिक अम्ल डालते हैं, जल में क्या डालते हैं आप लोग, 8 से 10% एसिटिक अम्ल का जो विलयन है ना प्यारे बच्चों वही सिरका कहलाता है। जल में 8 से 10% अगर एसिटिक अम्ल है तो इसी विलयन को हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका। और सिरका का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका में उपस्थित होता है तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है कितना, 8 से 10%। तो एसिटिक अम्ल है कौन प्यारे बच्चों, 14 के लिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है, ये 8 से 10% जल में पाया जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब वो सिरका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसको घुमा के पूछा गया है आप लोगों से। तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। बोला कि A, B, C तथा D विलयनों के पीएच मान क्रमशः इतना है। ये A का पीएच वैल्यू है और ये B का यहाँ पर 9.5 दिया गया है। ठीक है, और ये C का है एंड ये D का जो है ये पीएच वैल्यू है। सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, ये A है, ये B का पीएच वैल्यू और ये C और ये D का पीएच वैल्यू आपको दिया गया। इसमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है। तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि जो उदासीन विलयन है उसका पीएच प्यारे बच्चों होता है 7 और 7 से कम जो पीएच होता है वो अम्ल का होता है। किसका होता है, ठीक है, अम्ल का होता है। और 7 से ज़्यादा किसका होता है प्यारे बच्चों, क्षार का। ठीक है, 7 से ज़्यादा किसका, क्षार। तो 7 से जितना ज़्यादा कम जाएंगे उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट क्षार आपको मिलेगा और 7 से बढ़ेंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यानी कि अम्ल मिलेगा। और 7 से बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो आपको जो है ना सर्वाधिक क्षारीय चीज़ देखने को मिलेंगे। तो सीधा आपको बोला जा रहा है कि सर्वाधिक क्षारीय कौन है। तो सिंपली आप बता दीजिए कि भाई साहब इसमें सबसे अधिक वैल्यू किसका है। तो जो सबसे अधिक पीएच वैल्यू वाला होगा वही सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो सबसे अधिक पीएच वैल्यू किसका है, तो सर यहाँ पर दिखाई जो दे रहा है हमें वो ए का पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा 11 है। तो जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय भी प्यारे बच्चों होगा। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ इधर से इधर बढ़ने पर ये 1 से लेकर के 14 तक ही ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इधर से इधर जब बढ़िएगा तो क्षार का वैल्यू बढ़ेगा और इधर से इधर बढ़िएगा तो क्षार का वैल्यू घटेगा। इसी को दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं कि इधर से इधर बढ़िएगा तो अम्ल का वैल्यू घटेगा और इधर से इधर बढ़िएगा तो अम्ल का वैल्यू, अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है,
तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर। किसी अम्ल के जलीय विलयन में होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है अम्ल के जलीय विलयन में? तो सिंपल सी बात है, 16 के लिए राइट आंसर आपका भी हो जाएगा H3O, ठीक है। हाँ, O- जो आयन है वो पाए जाते हैं अम्ल के जलीय विलयन में। नेक्स्ट है कि निम्न में प्रबलतम क्षार है। प्रबलतम क्षार स्ट्रॉन्गेस्ट ये जो आपको बेस है वो आपको क्या करना है, बताना है। क्षार, सबसे प्रबल क्षार इसमें कौन सा है? तो देखिए, सबसे प्रबल क्षार की अगर बात करें तो 17 के लिए राइट आंसर आपका भी होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है ना वहाँ पर 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर आपको दिया गया है। तो इस बिलियन का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं माइनस लॉग H माइनस आयन। H माइनस आयन का जो माइनस लॉग वैल्यू आप फाइंड करिएगा तो आराम से आपको जो मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो H माइनस आयन की जब वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 -12 तो है, लेकिन इसका हो जाएगा H माइनस आयन, इसमें अगर देखा जाए तो -2 होगा और इसका वैल्यू होगा प्यारे बच्चों 2, ठीक है। लॉग फाइंड करना अलग से आपको हमने सिखाया है, तो पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि लॉग का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 2 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका जो पीएच वैल्यू है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समझने की कोशिश करेंगे कि फिटकिरी का अणुसूत्र है। फिटकिरी का आपको अणुसूत्र बताना है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला बताना है। फिटकिरी के बारे में सिंपल बात याद रखेंगे कि इसे पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। पोटास एलम, फिटकिरी को पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। तो 19 के लिए राइट आंसर आपका जो है वो सी होगा फिलहाल, K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24H2O, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन आपको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नया चीज़ नहीं बनता है, जो आपके फिजिकल चेंज होता है उसमें, और केमिकल जो चेंज है यानी कि रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें नया चीज़ बनता है। जैसे दूध से दही बनना, तो नया चीज़ बना। जैसे कि आप कहते हैं अगर बात किया जाए पेन का टूटना, तो पेन का टूटना भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों जब आप एलपीजी को जला देते हैं तो ये कहलाता भौतिक परिवर्तन, क्योंकि एलपीजी को जला देने के बाद फिर से आप एलपीजी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। जो कार्बनिक यौगिक हैं इसके मुख्य स्रोत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि कोल तार और पेट्रोलियम जो है ना वो कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत है, कोल तार और पेट्रोलियम। सो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, ए तथा बी, कोल तार और पेट्रोलियम दोनों से हम कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त 2A के तत्व कहलाते हैं। आवर्त 2A के तत्व क्या कहलाते हैं ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। तो देखिए आवर्त वर्ग, आवर्त बोल रहा है, वर्ग बोलना चाहिए, ये आवर्त ना बोल करके आप इसे वर्ग बोलिए, ठीक है। क्या बोलिए? वर्ग। वर्ग 2A के जो तत्व है ना वो याद रखेंगे कि वर्ग 2A के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षारीय मृदा धातु। भाई साहब अब बात करेंगे हम कि आखिर इसे क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो ना हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। जो वर्ग 2A के जो तत्व हैं उसके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। और इसके जो है ना ऑक्साइड वो मृदीय होते हैं। मृदीय का क्या मतलब है? मृदा के समान यानी कि मिट्टी के समान उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो ये क्षारीय इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप याद रखेंगे कि हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। और दूसरा इसको मृदा धातु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना प्यारे बच्चों,
वो मिट्टी के समान होता है, यानी कि जितना मेल्टिंग पॉइंट मिट्टी का होता है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होता है। दैट मीन्स सी ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने कि निम्नांकित में से, ठीक है, प्रारूपी तत्व है, प्रारूपी तत्व कौन सा है, ये आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है। तो सिंपल बात सबसे पहले याद रखिएगा, जो तृतीय आवर्त है, तीसरा आवर्त है प्यारे बच्चों जो आपका, उसके तत्व ही याद रखेंगे कि प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। तीसरे आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं, प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। और अगर देखा जाए कि तीसरे आवर्त का यहाँ पर कौन सा तत्व है, तो सोडियम है। सोडियम एक प्रारूपी तत्व है, क्योंकि ये तीसरा आवर्त में आप देखेंगे तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि Fe2O3 + 2Al जब रिएक्शन करता है तो Al2 और O3 + 2Fe आपको जो है ना मिलता है उत्पाद के रूप में। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि सिंपली आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का विस्थापन हो जा रहा है। किसका विस्थापन हो जा रहा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है अभी आयरन के साथ है, लेकिन यहाँ पर किसके साथ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है, या फिर आप जो आयरन के बारे में भी आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आप 24 के लिए याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम कॉपर पाइराइट का सूत्र। भाई साहब क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कॉपर पाइराइट का सूत्र। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र याद रखेंगे, इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो CuFeSO2। CuFeSO2 ये कॉपर पाइराइट का सूत्र है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्यारे बच्चों Cu2S ये किसका है, तो कॉपर ग्लांस। याद रखेंगे ये किसका सूत्र है, कॉपर ग्लांस का सूत्र है। ठीक है, कॉपर ग्लांस का सूत्र है। अगर आपको पूछे कि भाई Cu2O ये किस चीज का सूत्र है, तो याद रखेंगे ये क्यूप्राइट का सूत्र है। किसका सूत्र है प्यारे बच्चों, तो ये क्यूप्राइट, ठीक है ना, क्यूप्राइट का सूत्र है। नेक्स्ट अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई बताओ CuCO3 इंटू OH का होल 2 ये किसका सूत्र है, तो ये याद रखेंगे कि मैलेकाइट का ये सूत्र है। ये आप जो है ना याद रखने की कोशिश करेंगे, एक के अंदर हम आपको सारे का बता दे रहे हैं, ताकि कोई भी पूछे तो आप आराम से क्या कर सके, बता सके अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अमोनिया को शुष्क यानी कि ठंडा करने के लिए क्या आप यूज करेंगे, तो आप याद रखेंगे कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझे चूना यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा, सिंपल आपको सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको मिलेगा SO2Cl2 यहाँ पर आपको क्या होगा मिलेगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिक क्लोराइड। 27 के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। तो भाई साहब धातु आपको सीधा नजर आ रहा होगा सोडियम बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। यह एक ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये सारे बात आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 28 के लिए डी ऑप्शन सही होगा, कोई इसमें शक नहीं है। 29 है कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। जब प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है
तो हम इसे बोलते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा तो ना तो अम्ल वाला गुण बचेगा ना ही क्षार वाला, तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है, मतलब पीतल जो है वो किस किस को मिलाकर बनाया जाता है। तो पीतल के बारे में याद रखेंगे कि कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? 30 के लिए राइट आंसर सी होगा कॉपर एवं जस्ता। कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं और जस्ता को जो है ना हम जिंक बोलते हैं। इसमें याद रखने योग्य प्यारे बच्चों आपके लिए बात यह है कि कॉपर यानी कि तांबा होता 70%, कितना परसेंट, और जो आपका जस्ता यानी कि जिंक जो है ना वो होता 30%। तो 30% जिंक ले लीजिए और 70% तांबा ले लीजिए, इसको मिला दीजिए तो आपको मिलेगा पीतल। क्या मिलेगा? पीतल। ठीक है, ये आप परसेंटेज जरूर याद रखें क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में परसेंटेज भी पूछा गया है कि कितना परसेंट कॉपर और कितना परसेंट जिंक को मिला करके आपका पीतल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और जितने प्यारे बच्चे जो है बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पेड कोर्स में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सभी विषय का बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है। चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेगा, थ्योरी का और प्लस प्रश्न का भी। सभी विषय का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मॉडल सेट भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बात करें तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। फुल सिलेबस यानी इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फी का बात की जाए तो 599 मात्र अभी आप अगर जमा करते हैं तो आपको कोर्स आराम से मिल जाएगा। 100% तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। LGR स्टडी लाइव ऐप पे कोर्स चल रही है। इस वाले ऐप पे आप प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो 2 ऐप मिलेगा। ये व्हाइट वाला जिसमें सारा कुछ आपको फ्री PDF और स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ जो टेस्ट है मिल जाएगा, और पेड कोर्स आपको इस वाले ऐप में मिलेगा। तो ये दोनों ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये सारा डिटेल भर करके रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेना, फिर सेव कर दीजिएगा और इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप पेड कोर्स पर क्लिक करके आप अपना कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहां पर आप किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐप पर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी नंबर से, लालू कुमार के नाम से या आपको नंबर मिलेगा आप, या फिर आप QR कोड भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये QR कोड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आप अगर ये वाला ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको सभी विषय का ये सारा सुविधा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारा जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास, ताकि सभी के पास यह क्लास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।